तो नेक्स्ट है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो बढ़िया से समझिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ऐसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जो है रेजिस्टेंस के अंदर भी देखे थे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। तो उसी तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है कि हमारे पास 5 ठो कैपेसिटर होते हैं, वहाँ पे 5 ठो रजिस्टर था, यहाँ पे हमारे 5 ठो कैपेसिटर्स होंगे, वो इस तरह से लगे होंगे कि ऐसे। ऐसे 5 ठो कैपेसिटर होंगे और इस तरह से लगे होंगे ऐसे। और एक कैपेसिटर जो है ऐसे लगा रहेगा, ठीक है, ऐसे। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज C5, ठीक है। ए वाला पॉइंट होता है ए वाला पॉइंट होता है B, ए वाला पॉइंट C और ए वाला पॉइंट D। तो पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 5 तो कैपेसिटर्स होंगे और ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 तो जंक्शन पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। देखिए ये 2 तरह का होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 2 तरह का होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है हमारा एक होता है हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो ऐसे लगा रहता है कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ऐसे, ऐसे। और ये वाला हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये C3 और ये C4, इस तरह का। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन ये है कि ये जो C5 है वो यूजलेस होना चाहिए। C5 यूजलेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि C5 पे किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर क्यों नहीं होगा? अब क्या रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा? तो जैसे ए वाला पॉइंट है आपका ए और ए वाला पॉइंट है बी, ए वाला पॉइंट है सी और ए वाला पॉइंट है डी। हम क्या करते हैं कि पूरे अरेंजमेंट को एक ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इससे कुछ करंट निकलेगा और ए वाला करंट जाएगा I1 और ए वाला करंट होगा I2, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगा I1 और कुछ करंट यहाँ पे I2 इधर जाएगा। और I1 जो है ये हम क्या बोलेंगे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो है C5 वो क्या होना चाहिए? अनचार्ज होना चाहिए। अनचार्ज का मतलब है कि उसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए, इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाना चाहिए, इसके कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक यूजलेस होना चाहिए
यूजलेस। इस पर नो चार्ज, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ठीक है ना, ये सारा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि इसके अंदर कोई करंट नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर करंट अगर नहीं जाएगा, इसके अंदर करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, बेसिकली 0 होना चाहिए। इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा कब, जब यहाँ का पोटेंशियल सी का और डी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सी का और डी का पोटेंशियल सेम होगा तो कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन के ब्रिज के अंदर ये जो सी की पोटेंशियल होती है वो डी के पोटेंशियल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई करंट नहीं जाता है। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो कोई इस पर चार्ज नहीं आएगा, और कोई चार्ज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक यूजलेस की तरह काम करेगा, कोई काम नहीं होगा इसका। अब क्या होगा समझिएगा, ये करंट I1 जा रहा है, इसका मतलब है कि इधर से चार्ज जा रहा है DQ, ठीक है, DQ। जैसे जैसे करंट इधर की तरफ जाएगा इस पर चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कैपेसिटर C1 पे चार्ज जो है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब एक ऐसा समय आएगा जब एक करंट जो है घटते घटते 0 हो जाएगा और कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते बढ़ते फुली चार्ज हो जाएगा। ये I1 अगर इधर से गया है तो I1 इधर से जाना चाहिए, I1 इधर से जाना चाहिए। I2 अगर इधर से गया है तो I2 इधर से जाना चाहिए, क्योंकि इस वायर के अंदर तो कोई करंट नहीं है, ठीक है, इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पे I2 इधर से जाएगा और I1 और I2 मिलके क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। और I आएगा यहाँ पे, बैटरी जितना करंट अपने अंदर से ड्रॉ किया था उसके पास आ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इस करंट जो है सर्किट के अंदर घटेगा। और करंट घटते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा पूरा सर्किट के अंदर, और करंट 0 हो जाएगा तो कैपेसिटर पूरी तरह क्या हो जाएगा, पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे अगर बात करते हैं तो ये जो सिचुएशन है वो क्या होगा कि टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे ये जो करंट है I1 वो कितना हो जाएगा, 0। ये करंट 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 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये वाला करंट कितना हो जाएगा, 0। ये करंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये करंट कितना हो जाएगा, I0, ठीक है। टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, करंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर है बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा मतलब यहाँ का अगर चार्ज अगर हम यहाँ पे प्लस Q लिखें Q1 तो इस पे आएगा माइनस Q1। अब जितना चार्ज यहाँ से गया है उतना चार्ज इस पे आया है तो इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस Q1, इस पे हो जाएगा माइनस Q1, क्योंकि सेम है। इस पे तो कोई चार्ज नहीं गया है C5 के अंदर, C5 कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज नहीं गया है, इसलिए सारा का सारा चार्ज इसी कैपेसिटर के अंदर आ गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह इस वाले प्लेट पे चार्ज कुछ और आएगा, यहाँ पे Q2 लिख लीजिए तो यहाँ पर आएगा माइनस Q2, और जितना चार्ज यहाँ से निकला है उतना ही चार्ज इस प्लेट पे आया है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q2, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से फिर से Q2 चार्ज आएगा, फिर Q1 और Q2 मिलकर फिर से Q हो जाएगा। तो बैटरी टोटल चार्ज जो है Q प्रोवाइड किया है, जिसमें Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू है Q1 प्लस Q2, और दिस इज प्रोवाइडेड बाई बैटरी। बैटरी का EMF को थोड़ा देर के लिए E लिख लेते हैं। E है तो यहाँ पर EMF E होगा, या ऐसे लिख दीजिए, छोड़ दीजिए E नहीं लिखा था। A का पोटेंशियल को VA लिख दीजिए, ठीक है, और इसके पोटेंशियल को VB लिख दीजिए, यहाँ के पोटेंशियल को VC और यहाँ के पोटेंशियल को VD। चलिए अब यहाँ से देखिए कि हम VA यहाँ और यहाँ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना चाहते हैं, A का और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को, तो कैसे लिखिएगा। तो बताइए कि अगर हम कैपेसिटेंस इस डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। कैपेसिटर के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल घटता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे VA माइनस यहाँ का पोटेंशियल माइनस, इधर जाएंगे तो इस प्लेट पे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, उस प्लेट पे चार्ज है Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है C1, ठीक है। अब कहाँ पहुँच गए हम, VC पे पहुँच गए, तो दिस इक्वल टू VC। तो यहाँ पर हो जाएगा VA माइनस VC बराबर Q1 बाई C1। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। उसी तरह अगर हम
सी से बी तरफ आएंगे, सी से बी की तरफ आएंगे तो लिखेंगे वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी इक्वल टू कितना, इस प्लेट पे चार्ज Q1 अपन कितना C2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी सी माइनस वी बी बराबर उस प्लेट पे चार्ज Q2 अपन कैपेसिटेंस कितना C2। सॉरी, प्लेट पे चार्ज सेम है, प्लेट पे चार्ज क्या है, सेम है। इक्वेशन सेकेंड, इस पर भी चार्ज देखिए Q1 ही है, जितना चार्ज यहाँ से Q1 गया उतना ही चार्ज इधर से निकल गया। उसी तरह नीचे इस वाले पे देखिए, तो यहाँ पे आप वी ए माइनस वी डी क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा वी ए माइनस, इसको डिवाइड कीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी बराबर Q1 बाई C1 अपॉन Q1 बाई C2, Q1 कट गया, आ गया C2 बाई C1। इक्वेशन मान लीजिए इसको थर्ड। उसी तरह यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर कि वी ए माइनस वी डी कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा वी ए माइनस वी डी होगा सर, कलर चेंज करते हैं, वी ए माइनस वी डी कितना होगा, तो वी ए माइनस वी डी होगा वी ए माइनस वी डी बराबर इस प्लेट पे चार्ज है Q2, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन कैपेसिटेंस कितना है C3, इक्वेशन मान लीजिए 4। और उसी तरह अगर आप वी डी माइनस वी बी लिखिएगा, वी डी माइनस वी बी, तो आप क्या लिखिएगा, चार्ज इस प्लेट पे Q2 अपॉन कैपेसिटेंस है C4, तो Q2 बाई C4। इक्वेशन कितना लिख दीजिए 5, इसको डिवाइड कीजिए, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड कीजिएगा तो आएगा वी ए माइनस वी डी बाई वी डी माइनस वी बी बराबर यह आ जाएगा C4 बाई C3। ठीक है, इक्वेशन कितना हो गया 6। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर हम आपको क्या बताएं कि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जहाँ जहाँ D लिखा है वहाँ हम VC भी लिख सकते हैं कि D का C का पोटेंशियल सेम है। तो जहाँ जहाँ D लिखा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे VC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको आप VC लिख दीजिए, जहाँ जहाँ D लिखा है वहाँ क्या लिख दीजिए VC। तो इक्वेशन थर्ड को और 6 को ध्यान से देखिए कि वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी बराबर वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी बी, यहाँ भी वी सी माइनस वी बी। तो इसका मतलब इक्वेशन थर्ड और 6 का LHS बराबर है, इक्वेशन थर्ड एंड 6 से चलेंगे तो LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो दिस इज C2 बाई C1 इक्वल टू C4 बाई C3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया C1 C4 बराबर C2 C3। ठीक है, ये आ गया C1 C4, यहाँ पर हो गया मेरे पास C1 C4 बराबर C2 C3। अगर ऐसा है तभी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अगर ऐसा पोटेंशियल बराबर होगा तो उस केस में क्या होगा कि C1 इंटू C4 बराबर C2 इंटू क्या होगा C3 होगा। तो ये होता है हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस केस में अगर ऐसा हुआ तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा, और उस केस में C5 जो होगा हमारा कितना होगा, 0 होगा। इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, और कोई चार्ज उस प्लेट पे नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले जो है एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो है हमारा क्या था, ये हमारा ऐसे था, ऐसे ये था हमारा C1, ये था C2, ये हमारा C3 और ये हमारा C4। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से देखिए कि अगर हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इस C1 और C2 जो है कैसे लगा हुआ है, C1 और C2 सीरीज में लगा हुआ ऊपर, और उसी तरह C3 और C4 कैसे लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये भी सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर हम C इक्विवेलेंट लिखना चाहें, C इक्विवेलेंट, तो कितना होगा, तो C1 C2 सीरीज में है और फिर C3 C4 सीरीज में है, उन दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इन दोनों का इकलौता जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और इनका जो इकलौता कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C3 C4 बाई C3 प्लस C4। और एग्जैक्टली टोटल कैपेसिटेंस अगर लिखना है तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में दिस प्लस दैट। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बाई C3 प्लस C4, और यही हो गया हमारा C इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया हमारा C इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। देखो सवाल क्या है कि यहाँ पर एक इस तरह का
कैपेसिटर है ऐसे, ये हमारा 2 माइक्रोफराड, ये हमारा 4 माइक्रोफराड, ठीक है, 3 माइक्रोफराड। अब ये हमारा 8/3 माइक्रोफराड, और बीच में जो है हमारा ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा 6 माइक्रोफराड। सवाल है ए और ए वाला पॉइंट है बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको सी इक्विवेलेंट बताइए, बता देंगे, सब बता देंगे, कोई बड़ा सवाल नहीं। देखिए पहले हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। बिल्कुल है, वैसा ही अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे 5 ठो कैपेसिटर हैं और एक बीच में कैपेसिटर है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस ए वाला इंटू ए वाला बराबर ए इंटू ए वाला, तभी जो है हमारा बैलेंस होगा। तो देखिए 2 4 जा 8 बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 8 ही आएगा, तो इसका मतलब बैलेंस है। और बैलेंस है तो ए वाला जो कैपेसिटर है वो क्या हमारा हो गया, यूजलेस हो गया। क्या हो गया, यूजलेस। अगर यूजलेस हो गया तो डायरेक्टली आप ऊपर वाला ही सिर्फ बना सकते हैं ऐसे। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हमको बनाना है, अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो उस केस में क्या हो गया, हमारा यूजलेस हो गया, और उस केस में ऐसे ही फिगर बन जाएगा, ऐसे बीच में नहीं बनेगा क्योंकि बैलेंस हो गया। और ए हो गया हमारे पास 2 माइक्रोफराड, ये हो गया मेरे पास 8/3 माइक्रोफराड, ये हो गया मेरे पास 3 माइक्रोफराड, ये हो गया मेरे पास 4 माइक्रोफराड, ठीक है। अब ये दोनों ऊपर जो है कैसे लगे हुए हैं, ऑफकोर्स सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है, 2 × 8/3/2 + 8/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16/3 अपॉन 14/3, 3 से 3 कट गया और हो गया 8/7 माइक्रोफराड, ऊपर आ गया। उसी तरह ए वाला भी सीरीज में लगा हुआ है, तो 4 × 3/4 + 3, ये हो गया 12/7 माइक्रोफराड। अब ये 8/7 और 12/7 कैसे लगे हुए हैं, ये तो पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट, तो दिस सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2, ये हो जाएगा मेरे पास 8/7 माइक्रोफराड और प्लस 12/7 माइक्रोफराड, दिस इज कम्स आउट टू बी 20/7 माइक्रोफराड। आंसर हो गया 20/7 माइक्रोफराड, ठीक है, यही आंसर हो गया। ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, देखिएगा सवाल क्या है हमारा। सवाल हमारा कि इस तरह का है कि ये हमारा वायर है, ठीक है, देखिए 3 ठो कैपेसिटर लगे हुए हैं ऐसे, ये हमारा सी, ये हमारा सी, ये हमारा सी, ठीक है ना। अच्छा, और इसको जो है एक ऐसे ऐसे जोड़ा गया, ठीक है, और इसको भी जो है एक ऐसे कैपेसिटर के माध्यम से ऐसे जोड़ा गया। सी, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। सवाल है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको सी इक्विवेलेंट बताइए, बता देंगे। ये भी सी हमारा, देखिए ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, ये जो सर्किट दिए हैं हम, ये भी एक तरह का एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे, जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे ए वाला बी, तो ए वाला भी क्या है हमारा बी, ए वाला ए, तो हमारा ए वाला भी क्या है ए। अब देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स हमको मिल रहा है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। तो इसको मान लेते हैं एक्स, या इसको मान लीजिए आप सी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए डी। 2 पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच में 2 को जो है एक्स्ट्रा कैपेसिटर आ रहा है, हमारा सी और डी पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले हमको ए और बी को लिखते समय हमको 2 को पॉइंट लिखना पड़ेगा, सी और डी। एक पॉइंट है सी, यहाँ पे लिख दीजिए, और एक पॉइंट डी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बताइए कि ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है कितना, सी। पहले ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगाएंगे सी, ठीक है, ऐसे लग गया। फिर देखिए सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है एक और सी, सी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर लगाइए यहाँ पर ऐसे
सी, ठीक है ऐसे। फिर देखिए ध्यान से कि डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है सी, डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगाइए सी, लगा दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए और डी के बीच में ए वाला कैपेसिटर है सी, ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगाइए सी, ठीक है। और उसी तरह देखिए ध्यान से, इस सी और डी के बीच में, सी और बी के बीच में कैपेसिटर है सी, तो एक और कैपेसिटर लग गया हमारा सी और बी के बीच में सी, ठीक है ऐसे। ध्यान से देखिए सारा का सारा कैपेसिटेंस जो है सी दिया हुआ है सबका। तो कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है आप बताइए, ए और बी है, ये ए और बी जो है इसके बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है, वो कैसा है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब है कि ए वाला जो है, ए वाला हमारा क्या है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं, क्योंकि सी इंटू सी करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, और इधर भी सी इंटू सी करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं कि सी और सी किस में लगा हुआ है, ऊपर सी और सी जो है वाला उस सीरीज में लगा हुआ है, तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी C/2। उसी तरह सी और सी जो है उस सीरीज में लगा हुआ है, तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी C/2। और C/2 और C/2 किस में लगे हुए हैं, ऑफकोर्स C/2 और C/2 किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का C1 + C2, तो C/2 + C/2 दिस विल बी कम्स आउट टू बी C। तो इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा हमारा, C होगा, ठीक है C होगा। चलिए, तो ये था हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें सिंपल सा याद रखिएगा कि VA और VD का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि C1 × C4 नॉट इक्वल टू होगा C2 × C3 के, ठीक है। बस सिंपल से याद रखिएगा। हमारा जो पीछे हम अरेंजमेंट दिए थे उसके लिए बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एक सवाल करते हैं, देखिए समझिएगा। एक हमारा ऐसे इस तरह का कैपेसिटर है, अरेंजमेंट है इस तरह का, यहाँ पे एक बीच में कैपेसिटर है ऐसे, और ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। एग्जांपल करते हैं। ए वाला जो कैपेसिटेंस है इसका वो दिया है सवाल में 2 माइक्रोफैराड, और ए वाला जो कैपेसिटेंस है उस सवाल में दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। ए वाला जो कैपेसिटर है वो हमारा है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये हमारा है 2 माइक्रोफैराड। सवाल है वही सिंपल सा, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच में हमको C इक्विवेलेंट निकालिए, बस यही सवाल है। तो ध्यान से देखिए कि ए और बी के बीच में अगर हमको C इक्विवेलेंट निकालना है तो ए जो है बैलेंस है कि अनबैलेंस है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए कि 2 माइक्रोफैराड × 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड स्क्वायर, और फिर 4 × 4 16 हो जाएगा था। कुछ ये बैलेंस नहीं है बल्कि अनबैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसको जो है हमको जैसे बताते थे वैसे ही बनाना पड़ेगा, हमको नियम से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ रूल से बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल क्या है, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, हम कुछ मेथड्स आपको शेयर करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 समझिएगा। मेथड 1 क्या है कि यहाँ पर एक ऐसे इस तरह का है, ऐसे इस तरह का, ये हमारा है 2, ये भी कितना है हमारा 2, ये 4, ये भी कितना है 4, और बीच में कितना है हमारा 6 है, ठीक है। माइक्रोफैराड नहीं लिख रहे हैं। एक काम करना है आपको कि जिसके क्रॉस अगर आपको निकालना है पोटेंशियल,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको आपको एक बैटरी से कनेक्ट करना है। आपको किससे कनेक्ट करना है? बैटरी से। लेट्स बैटरी है और इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है। बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब क्या करना है समझिएगा। सबसे पहले कि ई जो बैटरी है इसका ईएमएफ यहाँ पर अगर ई है, अगर इसका ईएमएफ यहाँ पर अगर यहाँ पे ई है तो इसका भी ईएमएफ यहाँ पर ई होगा, यहाँ भी ईएमएफ कितना होगा? ई होगा। ठीक है, यहाँ भी ईएमएफ ई होगा। उसी तरह यहाँ का जीरो होगा, यहाँ का जीरो होगा, यहाँ का जीरो होगा। ठीक है, अब बढ़िया समझिए। लेट्स बैटरी जो है चार्ज प्रोवाइड किया क्यू, तो कुछ चार्ज जो है लेट्स यहाँ पे चार्ज गया कितना? क्यू गया, यहाँ पे चार्ज गया क्यू। अगर इस 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर से चार्ज गया है 2 माइक्रोकूलम, मान लीजिए ऐसे 2 माइक्रोकूलम चार्ज गया, तो यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है, तो इससे भी चार्ज कितना निकलना चाहिए? क्यू। उसी तरह ये 4 का था, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बचा कितना? क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। तो क्यू माइनस क्यू चार्ज जो है इस प्लेट पे गया, तो इस 4 माइक्रोफैराड से भी क्यू माइनस क्यू चार्ज यहाँ से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे निकलना चाहिए। समझ में आया ना? इस तरह से निकलना चाहिए। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना आ गया? इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस प्लेट पे आ गया माइनस क्यू। इस प्लेट पे कितना आ गया? क्यू माइनस क्यू प्लस में, तो इस प्लेट पे आ गया उसके जस्ट अपोजिट माइनस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, उसी तरह इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया आपका कितना? इस वाले प्लेट पर आ गया प्लस क्यू, तो इस पे प्लेट आ गया माइनस क्यू। और इस वाले प्लेट पे आ गया क्यू माइनस क्यू प्लस में, तो इस वाले पे माइनस क्यू प्लेट। अब देखिए ध्यान से, बढ़िया समझिएगा। यहाँ से चार्ज क्यू आया, अब यहाँ पे चार्ज क्यू आया और इस वाले प्लेट पे आया है कितना? क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू आया। तो बाकी जो बच गया क्यू माइनस क्यू इस पे प्लेट पे चला गया, तो ई प्लेट पे चार्ज आएगा कितना? तो क्यू में से अगर हम क्यू में से यहाँ पे आ रहा था चार्ज इस पॉइंट पे कितना? क्यू, और उसमें से क्यू माइनस क्यू चला गया, क्यू में से क्यू माइनस क्यू घटा देंगे तो कितना हो गया? टू क्यू माइनस क्यू। तो इस प्लेट पे चार्ज आ गया कितना? 2q माइनस क्यू। बाकी जो बचा इस क्यू में से क्यू माइनस क्यू इधर चला गया, तो 2q माइनस क्यू इधर आएगा। इस प्लस में आया तो इस पे माइनस में आएगा 2q माइनस क्यू। ठीक है, इस पे आया 2q माइनस क्यू। अब देखिए 2q माइनस क्यू आया, अब इधर से चार्ज आ रहा है क्यू माइनस क्यू। तो ध्यान से देखिए 2q माइनस क्यू और q माइनस क्यू ये ऐड कीजिए, 2q माइनस क्यू और प्लस q माइनस क्यू ऐड कीजिएगा तो बचेगा कितना? q बचेगा। कितना बचेगा? q। अब q जो बच गया वो कहाँ चल गया? इधर। q इधर से निकला और उसी तरह q माइनस क्यू इधर से आ रहा है, q माइनस क्यू प्लस q मिलकर क्या बन जाएगा हमारा? ऑफकोर्स q बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड किया था वो क्या हुआ? ले लिया। अब हम क्या करना है कि हमको यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करना है, बस और कुछ नहीं करना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करने के बाद करेंगे क्या हम? देखिए करेंगे क्या से। हमको पता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज अगर करेंगे हम यहाँ पे, देखिए समझिएगा फिर। देखिए अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस लूप में लगाएंगे और अगर हमको टोटल सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है उस सी इक्विवेलेंट की कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? ई है। तो आपको सी इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? क्यू बाई ई हो जाएगा। अब काश आपको क्यू बाई ई का रेशियो पता चल जाए तो काम बन जाएगा। सी इक्विवेलेंट वही आ जाएगा हमारा क्यू बाई ई। तुमको क्यू बाई ई हमको सिंपली निकालना है, तो इसके लिए आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। पहले क्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो एक काम कीजिए, एक लूप चूज कीजिए ए वाला, एक लूप 1 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। तो इन लूप फर्स्ट में अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो आपको पता है कि लोअर इंड से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना? क्यू बाई 2, क्योंकि चार्ज है क्यू इस प्लेट पे और कैपेसिटेंस है 2 घटेगा। फिर यहाँ से यहाँ चल गए तो इस प्लेट पे चार्ज है 2q माइनस क्यू। यहाँ 6 नहीं था, यहाँ पे शायद 2 था। हाँ 2 था। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज है 2q माइनस क्यू अपॉन कितना? 2। तो माइनस 2q माइनस क्यू अपॉन कितना? 2 माइनस इस वाले प्लेट पे चार्ज है कितना? माइनस ऑफ q माइनस क्यू अपॉन कितना? इसका कैपेसिटेंस कितना है? 4।
बराबर कितना 0, ये हो गया मेरे पास, सही है ना। चलिए तो ये हो जाएगा मेरे पास -q अपॉन 2 -2q -q अपॉन 2, अब माइनस माइनस प्लस q -q/4 बराबर कितना 0। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा -2q -2 × 4q और माइनस माइनस प्लस 2q और 2q कैपिटल में और प्लस q -q बराबर कितना 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास -6q और माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 6 -q कितना हो जाएगा 7q -7q, तो -7q और प्लस 3q बराबर कितना 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7q बराबर 3q, ये इक्वेशन काम का है फर्स्ट। उसी तरह एक दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तुमको एक और लूप चूज करना पड़ेगा। तो एक लूप ऐसा चूज करें जिसमें ई कंटेन हो, तो ऐसे घूम जाएंगे हम ऐसे, ठीक है। एक लूप ऐसे चूज करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, ये ठीक है, हमारा लूप 2 है। ऐसे हम ऐसे घूमे थे, इन लूप 2 में चलेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए थे हमने, तो इन लूप 2 में चलेंगे और इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो इस वाले लूप के अंदर चलेंगे तो लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना होगा तो ई होगा। फिर यहाँ पे लूप सेकेंड लिख लीजिए, इन लूप सेकेंड, और उसमें KVL लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ई और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा घटेगा, तो उस प्लेट पे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो हो जाएगा q -q अपॉन 4। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से जाएंगे तो इस प्लेट पे चार्ज q माइनस कितना -q/2 -q/2, ठीक है, और कुछ नहीं है, बराबर कितना 0। तो यहाँ से हो जाएगा कितना E माइनस, एक काम कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4E और माइनस q और माइनस माइनस प्लस q और माइनस 2q बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4E और -q बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4E बराबर हो जाएगा q + q। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से q का वैल्यू, यहाँ से इस q का वैल्यू निकाल लीजिए, स्मॉल q का, हो जाएगा मेरे पास 7/3q, नहीं 3q/7, सॉरी, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3q/7। 3q/7 जो है यहाँ पे रख दीजिए आप, तो 4E बराबर q + 3q/7, तो 4E बराबर हो जाएगा मेरे पास 10q/7। तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो हमारे पास किसका वैल्यू निकालना था, q/e का ना, तो q/e का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, q/e बराबर हो जाएगा कितना 5/14, नहीं 14/5 माइक्रोफराड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14/5 माइक्रोफराड q/e, और q/e ही जो है हमारा क्या था, C इक्विवेलेंट था। दिस विल बी कम्स आउट टू बी C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया मेरे पास 14/5 माइक्रोफराड, ठीक है। ये पहला तरीका था। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, समझिएगा। सवाल क्या है, यही सवाल है हमारा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताते हैं आपको, मेथड 2। ये हमारा सवाल है, ये हमारा 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड, यस, और इसके बीच में है 2 माइक्रोफराड। समझिएगा, इसको एक हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है 100 वोल्ट दिया है। इसके वोल्टेज को मान लेंगे हम ईएमएफ को 100 वोल्ट, एक 100 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, बाद में कट जाएगा, ठीक है ना। 100 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए,
अगर यहाँ का 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी कितना होगा 100 होगा, तो यहाँ भी 100 होगा। और यहाँ पे इसको 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 0 और यहाँ भी 0। तो बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल जो है, अगर हम x बोलें, मतलब इधर से इधर गए हैं तो पोटेंशियल x बढ़ा, ठीक है, इधर से इधर गए हैं। 2 माइक्रोफैराड के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गए हैं तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ऐसे, और हम इधर से इधर गए हैं तो क्या हुआ, पोटेंशियल x बढ़ा। तो उसी तरह अगर यहाँ से 2 माइक्रोफैराड की तरफ इधर जाएंगे तो हमारा x क्या होगा, घट जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, x घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 100 माइनस x, ठीक है। अब देखिए बात में जो है हम इस सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख देंगे, ठीक है। पहले हमको x निकालना पड़ेगा, x निकालेंगे तो फिर चार्ज निकलेगा कैपेसिटर पे, इसमें कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, फिर इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, और उसके बाद अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है C इक्विवेलेंट तो क्या लिखेगा, Q/E, Q टोटल चार्ज अपॉन कितना, EMF E, इसे डिवाइड कर दीजिएगा, दिस इज EMF E, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस प्लेट पे चार्ज निकालना पड़ेगा Q1, और इस पे -Q1, तो इस पे Q2, तो इस पे -Q2, तो Q1 Q2 आपको निकालना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए x निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सवाल है, देखिए आप इन तीनों प्लेट को ध्यान से देखिएगा, इन तीनों प्लेट को, ये तीनों प्लेट जो है वो किसी बाहरी दुनिया से क्या है, अटैच नहीं है, ठीक है। इनिशियली टोटल के तीनों कैपेसिटर जो है इनिशियली क्या होंगे, टोटल अनचार्ज होंगे, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो है स्टेडी स्टेट आएगा तो तीनों पे चार्ज आ जाएगा कुछ। तो एक बात बताइए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कैपेसिटेंस को, यहाँ पे इसके कैपेसिटेंस को लिखना चाहेंगे, तो अभी चार्ज यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं, समझिएगा, यहाँ पे चार्ज को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, अभी इरेज कर रहे हैं। अगर हम कैपेसिटेंस को लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि तीनों जो है प्लेट पे चार्ज जो है शुरुआत में 0 होगा, क्योंकि इनिशियली अनचार्ज होगा, और फाइनल जो है बैटरी लगाने के बाद स्टेडी स्टेट आएगा और फाइनली कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगा, हमको पता है। तो कुछ चार्ज आएगा, लेकिन फाइनल भी सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि तीनों जो है प्लेट आइसोलेटेड है, तीनों आपस में कनेक्टेड है, दुनिया बाहरी दुनिया से बिल्कुल अटैच नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनिशियल जो टोटल चार्ज होना चाहिए इन तीनों प्लेट पे, वो फाइनल टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, 0, टोटल मिला के तीनों पे, और फाइनल टोटल चार्ज कितना है, तो 0 होना चाहिए। तो फाइनल टोटल चार्ज लिखिए, तो क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, होता है C/ΔB। तो देखिए इस प्लेट पे अगर चार्ज लिखे रहे हैं तो दिस माइनस डैट लिखना पड़ेगा, इस प्लेट पे अगर आप चार्ज लिख रहे हैं तो दिस माइनस डैट लिखना पड़ेगा, अगर इस प्लेट पे चार्ज लिख रहे हैं तो दिस माइनस डैट लिखना पड़ेगा। तो C/ΔB होता है Q बराबर, तो Q बराबर C/ΔB, तो C कितना है, इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखना है तो C है आपका 2/ΔB, 100 - x -0 -100 प्लस इस वाले प्लेट पे लिखिए। तो इस वाले प्लेट पे कैपेसिटेंस है कितना, 2 अगेन इंटू इस प्लेट पे चार्ज हो गया कितना, 2/ΔB, तो 100 - x -x, ठीक है। और प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखिए, तो इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, 100 - x माइनस कितना, 0, और कैपेसिटेंस कितना है 4 ना, तो 100 - x -0, ठीक है, 100 - x -0 इंटू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0 बराबर -100 तो +100 कैंसिल, -2x, और ये हो जाएगा कितना, -2x, तो 200 - 4x, और ये कितना हो जाएगा 400 - 4x, ठीक है, 400 - 4x, ठीक है। तो यहाँ पे 0 = 8x और 2x 10x, तो -10x और प्लस 600, ठीक है ना, 2x 4x कितना, ये हो गया आपका 6x और 4x 10x बराबर 600। तो x बराबर आ गया मेरे पास 60 वोल्ट, x बराबर कितना आ गया, 60 वोल्ट आ गया। तो यहाँ का EMF आ गया मेरे पास 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट आ गया, तो ये वाला हो गया मेरे पास कितना, 100 में से 60 गया तो ये हो गया मेरे पास 100 - 60 बराबर 40 वोल्ट। यहाँ का बिल हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज Q1 लिखिए और Q2 लिखिए, तो Q1 हो जाएगा मेरे पास C1/V1, C1 है आपका 2 × ΔV1, कैपेसिटेंस है 100 माइनस कितना,
100 माइनस ये आ गया मेरे पास कितना 40, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, तो ये हो गया 120, ये वाला ये हो गया 120। उसी तरह इस वाले पे Q2 लिखे तो ये 120 माइक्रोकूलम आ गया इस प्लेट पे चार्ज, और इस पे Q2 लिखे तो होगा C2 इंटू डेल्टा V2। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज है C2 कितना है 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 में 60 40, तो ये हो गया 160। तो टोटल चार्ज जो है आपके पास वो कितना आ गया, C इक्विवेलेंट बराबर टोटल चार्ज आ गया मेरे पास 120 और प्लस 160 बाई, ठीक है भाई 160 भाई कितना ई में हम कितना यूज किए 100, ये हो जाएगा मेरे पास 0 6 2 8 1 1 2 280 भाई कितना ऐसा 1 0 से 1 0 कट गया, और हमारे पास ये हो जाएगा कितना 14 सॉरी 28, ये 14 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो आ गया मेरे पास 14/5 माइक्रो, यही आ गया मेरे पास C को। तो ये भी तरीका से जो है आप इसको बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको फॉलो करने का, 14/5 वही सेम आंसर आया, ठीक है। एक और तरीका है मेथड थर्ड, इसी चीज़ को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है, उसको भी थोड़ा शेयर करते हैं आपके पास। देखिए क्या है कि यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे मेरे पास 3 ठो, 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, एक बीच में, ये हमारा 2 माइक्रोफराड, इसको माइक्रोफराड अभी नहीं लिखे, ये हमारा 4, ये हमारा 4, ये हमारा 2, ये हमारा क्या है 2। अब देखिए आप इसको जो है ऐसे 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दीजिए, जिसका EMF 100 है। अब आपको क्या करना है कि सुनिए, 100 है तो यहाँ भी कितना होगा 100 होगा, यहाँ भी कितना होगा 100, यहाँ भी 100। यहाँ के पोटेंशियल को आप x मान लीजिए, यहाँ के पोटेंशियल को क्या मान लीजिए y, ठीक है। यहाँ के पोटेंशियल को x और यहाँ के पोटेंशियल को y, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 0, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि शुरुआत में ये जो तीनों प्लेट होगा, अगर बैटरी से नहीं कनेक्ट करेंगे तो तीनों प्लेट पे चार्ज 0 होगा, लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद तीनों प्लेट पे कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास वेरिएबल 2 आएगा, एक x और एक y, 2 वेरिएबल आएगा। अगर 2 वेरिएबल आएगा तो आपको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक काम कीजिएगा, पहले इन दोनों प्लेट पे, ये तीनों प्लेट जो है ये वाला, वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तीनों आपस में सिर्फ कनेक्टेड है, बस बाहरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो इन तीनों प्लेट पे जो शुरुआत में चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो इस प्लेट पे आ नहीं सकता है, कंजर्व नहीं हो सकता। तीनों प्लेट पे जो है टोटल चार्ज जो इनिशियल होगा और टोटल चार्ज फाइनल वो सेम होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना है इन प्लेट पे 0 है, ठीक है, इन 0 है। और फाइनल चार्ज कैसे लिखिएगा, तो फाइनल चार्ज लिखिएगा 2 कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस x - 100 और प्लस कितना कैपेसिटेंस है 4 ये वाला इंटू x - 0 और प्लस इस पर कैपेसिटेंस है 2 इंटू x - y, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x - 200 और प्लस 4x - 400 और प्लस 2x - 2y। तो यहाँ पर 400 और 200 600 हो गया, बराबर 2x 4x और 4x 8x और माइनस 2y। तो यहाँ से 2 से कट कीजिएगा तो एक बार में 4 बार में, अभी 300 बार में। तो आगे मेरे पास 4x माइनस y बराबर 300। इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। उसी तरह आप इक्वेशन सेकेंड को भी यूज कर सकते हैं इस वाले प्लेट पे आप लिखने के लिए। तो इस प्लेट पे चार्ज जो है लिखने के लिए आप ये वाला इक्वेशन कीजिए कि ई वाले जो प्लेट से तीनों नीचे वाला वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अटैच कनेक्ट में नहीं है, कनेक्ट में नहीं है, तो जो इनिशियल चार्ज होगा इन तीनों प्लेट पे वो फाइनल चार्ज क्या होगा एक्जैक्टली सेम होगा। तो इसके लिए फिर इस वाले सिस्टम के लिए अगर आप लगाइएगा तो क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल, तो शुरुआत में टोटल चार्ज 0 था, बराबर कितना लिखिएगा, तो इस प्लेट पे लिखिएगा कितना कि इस प्लेट पे लिखिएगा 2 इंटू ए वाला इंटू y - 0 तो y और प्लस और 4 इंटू y - 100 और प्लस कितना प्लस 2 इंटू y - x बराबर कितना 0। शुरुआत में तो 0 लिख ही दिया है, तो एक हो गया 0 बराबर 2y प्लस 4y - 400 और प्लस 2y - 2x। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 2y 4y और 4y 8y, तो 8y - 2x
बराबर 400, यहाँ पे 400 हो जाएगा। 2 से एक बार में कटेगा, ई 4 बार में, वही 200 बार में। तो एक और इक्वेशन आ गया मेरे पास, 4y माइनस एक्स बराबर कितना 200, इक्वेशन कितना सेकेंड। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कीजिए, आपको x एंड y आएगा, x एंड y आएगा, फिर x और y निकलेगा तो पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तो चार्ज निकलेगा, चार्ज निकलेगा तो फिर सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है Q टोटल बाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी 100 यूज किए हैं, इससे आराम से निकालिएगा। अगेन आपका आंसर 14/5 आएगा। ठीक है, आप करके ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला करके आप देख लीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से समझिएगा। जैसे आपको शुरुआत में आपको एक आरसी सर्किट के बारे में पढ़ाए थे शुरुआत में, इसमें आपको याद होगा कि स्टडी स्टेट और t = 0 पे हम लोग स्टडी किए थे। t = 0 पे कहानी क्या था कि यहाँ पे एक कैपेसिटर था, यहाँ पर एक बैटरी था ऐसे, इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ था R, और t = 0 पे जो है कहानी क्या था, t = 0 पे कि जैसे ही t = 0 पे स्विच को ऑन करते थे तो करंट आता था ऐसे, t = 0 पे इस कैपेसिटर पे चार्ज होता था 0, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं रहता था। ठीक है, इन बैटरी का ईएमएफ होता था E, करंट आता था ऐसे I। ठीक है, इसका ईएमएफ E होगा तो इसका भी ईएमएफ E होगा, इसका ईएमएफ E होगा। तो t = 0 पे दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर। ठीक है, शॉर्ट वायर, क्योंकि इसका पोटेंशियल कोई काम का नहीं है, तो इसको शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ का भी ईएमएफ E हो जाएगा, यहाँ का भी ईएमएफ E, यहाँ का पोटेंशियल 0। तो एक करंट आता था ऐसे, और दिस करंट इज E - 0/R, तो दिस इज E/R। तो t = 0 पे जो करंट था सर्किट के अंदर वो कितना था, E/R था। ठीक है, E/R, दिस इज E/R, t = 0 पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हमको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस पे चार्ज आएगा dq, और dq चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, dq चार्ज आके इस प्लेट पे जमा होगा, इस प्लेट पे जमा होगा तो इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा। कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा तो कुछ समय के बाद कोई टाइम t पे अगर देखा जाए, कोई भी टाइम t पे, तो ये होगा हमारा कैपेसिटर, ये होगा हमारा कैपेसिटर, और यहाँ पर होगा हमारा बैटरी, ये होगा रजिस्टर R, और यहाँ पर होगा हमारा ईएमएफ E। ठीक है, कैपेसिटेंस होगा इसका C लिखा है। अब देखिए कुछ समय के बाद इस प्लेट पे चार्ज आएगा Q, और इस प्लेट पे चार्ज आएगा -Q। ठीक है, हमको पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसका ईएमएफ E है, इसका ईएमएफ कितना है, E है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q/C। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर Q/C आ गया, Q/C, अगर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C है, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, तो इस प्लेट पे चार्ज Q और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। तो इधर जाने पे पोटेंशियल घटेगा, और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा E - Q/C, यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा E - Q/C, और यहाँ का पोटेंशियल 0 है ये। तो ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था पहले कितना था, E था, अब E नहीं है, E में से कुछ घट गया, E - Q/C है। तो करंट का वैल्यू आ गया कोई भी टाइम t पे E - Q/C अपन कितना R, ये आ गया कोई भी टाइम t पे। ठीक है, ये आ गया करंट का वैल्यू, I = E - Q/C/R। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, उस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा, इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा, इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, लगातार करंट का वैल्यू घटेगा, और करंट का वैल्यू घटेगा, टाइम बढ़ते और कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ते ऐसा समय आएगा कि रजिस्टर के थ्रू करंट जितना हो जाएगा 0, और टाइम घटते एक ऐसा समय आएगा, मान लेते हैं टाइम t टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी है, दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, जिसमें कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते ये पूरा का पूरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा t टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पे।
और टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे करेंट कितना हो जाएगा सर्किट के अंदर, 0 हो जाएगा और कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एक पोटेंशियल घटते 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 ई हो जाएगा कितना, 0, यानी ई पोटेंशियल घटते घटते 0 हो जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा क्यू और हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ई बराबर क्यू बाई सी। ठीक है, तो स्टडी स्टेट पे क्या हुआ था कि स्टडी स्टेट टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा कि सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट और इस पर माइनस क्यू नॉट। ठीक है, कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज। और ये हमारा बैटरी है, EMF E, रजिस्टर आर, और रजिस्टर आर है, भले ही आ रहा है लेकिन करंट कितना हो गया, 0 हो गया, करंट नहीं है अभी इसके अंदर। लेट्स EMF E, तो यहाँ भी EMF E और यहाँ का करंट पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना, 0, करते करते 0 हो गया। तो देखिए बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरे पास कितना, E, तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा मेरे पास E इंटू सी और इस प्लेट पे चार्ज आएगा माइनस E इंटू सी, क्योंकि Q बराबर होता है C डेल्टा V। ठीक है, तो C है इंटू डेल्टा V E है। ठीक है, तो E आ गया, तो फाइनली पूरी तरह कैपेसिटर चार्ज हो गया और दिस विल बी E इंटू सी। चलिए, तो ये था हमारा। तो इसके बारे में और इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने की बारी है इसके बारे में कि कोई भी टाइम टी पे सिचुएशन क्या क्या होगा, किस तरह से कैपेसिटर पे चार्ज जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है ना, किस तरह से करंट जो है वेरी कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से वेरी कर रहा है, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज किस तरह से वेरी करता है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेरिएशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज होते रहेगा तो उस तरह से चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वेरी करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया से समझिएगा, ये हमारा वही सर्किट है, कोई भी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी है। तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा बैटरी है, इसके साथ लगा हुआ है रेजिस्टेंस R। ठीक है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, EMF बैटरी का E दिया हुआ है और ये कोई भी टाइम टी बीत गया है और कैपेसिटर कोई भी टाइम टी बीत गया है तो कैपेसिटर पे चार्ज होगा कितना, लेट्स इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q, इस पे माइनस Q। ठीक है, और करंट कितना होगा तो हमको पता है करंट कितना होगा, I होगा, यहाँ पे I होगा, यहाँ पे I होगा, यहाँ पे भी I होगा, 0 नहीं होगा, 0 तो टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे ना है। EMF E, यहाँ भी EMF E, यहाँ पे E मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर होगा E और इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, Q बाई C। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, Q बाई C। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा E माइनस Q बाई C, तो यहाँ भी हो जाएगा E माइनस Q बाई C और यहाँ का पोटेंशियल कितना, 0। तो देखिए बात बात में जो है हम इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू का पोटेंशियल लिख दीजिए, यहाँ का और यहाँ का लिख दिए, तो करेंट का वैल्यू कितना होगा, तो करेंट हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, I बराबर दिस माइनस डैट, पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस Q बाई C माइनस 0 अपॉन R। तो I बराबर आ गया E माइनस Q बाई C अपॉन कितना, R। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये जो टाइम बढ़ रहा है तो इसके साथ DQ चार्ज आ रहा है, छोटा छोटा DQ चार्ज हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो ग्रेजुअली जो है क्या होता है, चेंज होता है, अचानक चेंज नहीं होता है। तो DQ चार्ज धीरे धीरे आएगा और जैसे जैसे DQ चार्ज आएगा तो बताइए कि इस प्लेट पे चार्ज बढ़ रहेगा घटेगा, आप लोग बोलिएगा इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो चार्ज ला कौन रहा है, करंट ला रहा है, तो ये जो I है उस प्लेट पे कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज को बढ़ाने के जिम्मेवार है, रेट को चेंज करने का जिम्मेवार है चार्ज का। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस I कैन बी रिटन एज प्लस DQ बाई DT। टाइम के साथ जो है कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EC माइनस Q अपॉन कितना, RC। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा यहाँ पे EC माइनस Q अपॉन RC, इसको सॉल्व कर लिए इसको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो DQ बाई चार्ज वाला टर्म को एक तरफ लाते हैं तो EC माइनस Q बराबर हो जाएगा DT अपॉन कितना, RC। ठीक है, एक काम कीजिए यहाँ पे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो बताइए कि जब टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, R कांस्टेंट C कांस्टेंट, टाइम 0 है तो कैपेसिटर पे चार्ज जो है कितना था, 0 था। याद कीजिए कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज था t इक्वल टू 0 पे। लेकिन मान लीजिए कि टाइम t बीत गया, टाइम जो है मान लीजिए t बीत गया तो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया कितना, लेट्स Q, कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया है,
तो कोई भी टाइम टी बीत गया तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया, क्यू बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप पहले से ही जानते हैं डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये कितना बार इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे कि डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई, एक छोटा सा काम करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करते हैं। बस ए इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी बराबर इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए। तो उसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे डी एक्स की जगह डी क्यू है, यहाँ पे ई सी माइनस क्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन होगा लॉन ऑफ, नीचे ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है लेकिन ए का वैल्यू कितना लिखा है, 1, क्यू का कोफिशिएंट 1 है, और बी जगह पे सी है, ई सी। तो लॉन ऑफ ई सी माइनस क्यू, लेकिन एक छोटा सा काम करेंगे, क्यू का कोफिशिएंट है -1, उससे डिवाइड करेंगे बराबर डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा टी बाई आर सी, टी माइनस 0 तो टी होगा। इसका लिमिट है कितना, 0 से लेकर क्यू तक। टी -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो एल एन ऑफ ई सी माइनस क्यू, अपर लिमिट डालेंगे क्यू की जगह क्यू, माइनस लोअर लिमिट एल एन ऑफ कितना, ई सी माइनस क्यू की जगह पे 0, और बराबर ये माइनस वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया माइनस टी बाई आर सी। ये लॉग एम माइनस एन होता है, लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, बराबर हो गया माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास लॉग, याद है इसका नेचुरल बेस होता है, और एक प्रॉपर्टी भी जानते होंगे कि लॉग ए बेस में ई है, वो यहाँ पे लिखा गया है एक्स। तो ई के पावर अगर हम एक्स करते हैं, इसके बेस के पावर को हम राइज करते हैं एक्स, तो हमारा क्या नंबर मिल जाता है, नंबर मिल जाता है हमको। तो ए बराबर हो जाएगा ई का पावर एक्स, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो एल एन का मतलब होता है नेचुरल बेस, जिसका बेस ई है। तो अगर हम ई के पावर को इतना करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। तो जरूर ई सी माइनस क्यू, ए सी माइनस क्यू बाई ई सी, और ई के पावर को इतना करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कीजिए तो माइनस ई सी माइनस ए सी बाई ई सी 1 माइनस क्यू बाई ई सी इज इक्वल टू ई के पावर माइनस टी अपॉन कितना, आर सी। तो यहाँ से इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्यू बाई ई सी बराबर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे चार्ज आ गया मेरे पास, क्यू बराबर ई सी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, और यही हो गया हमारा किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज। और इस तरह से वेरी कर रहा है चार्ज कैपेसिटर पे कि क्यू बराबर ए सी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इस तरह से इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इस तरह से समझ गए ना। ये जो ई सी लिखा हुआ है ये क्या था, याद कीजिए ई सी जो था वो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये जो ई का पावर है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ई क्या है हमारा, एक डायमेंशन लेस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वी का वैल्यू जो है लगभग 2.73 होता है, और 1 बाई ई का वैल्यू लगभग 0.37 के आसपास आता है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि ये जो ई है एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, तो ई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पावर में जो लिखा हुआ है वो भी एक डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ऊपर जो टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो ऊपर टाइम का डायमेंशन होता है तो नीचे भी कोई टाइम का ही डायमेंशन लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं आर सी। आर सी पूरा का पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी था, और नीचे भी टाइम के जैसा लग रहा है कि ये टाइम जैसा है, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टर्म पढ़ते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज टाइम कांस्टेंट इज टाउ। ठीक है, टाइम कांस्टेंट इज टाउ, बेसिकली टाउ है, और ये टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आर सी। एक तरह का टाइम ही है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि ये कांस्टेंट है, आर और सी दोनों क्या है सवाल में दिया हुआ कांस्टेंट है, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट वही होगा जो टाइम का होगा। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट जो है इसका सेकेंड होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, तो वही डायमेंशन हमारा क्या होगा, डायमेंशन हमारा कैपिटल टी होगा। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट होता है। तो इसके जगह पे आप टाउ भी लिख सकते हैं। तो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया क्यू बराबर क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ।
ठीक है, जहाँ टाउ किसके बराबर है, RC के बराबर है। ठीक है, ये हो गया कोई भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज हो गया। ठीक है ना, ये कोई भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा कि अगर हम कैपेसिटर पे चार्ज और टाइम के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस तरह से वेरी कर रहा है, तो उसको कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर पे चार्ज है Q और ये हमारा टाइम है T। कैसे वेरी कर रहा था, इस तरह से। अब एक बात बताइए, जब टाइम 0 है, याद कीजिए जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर अनचार्ज था, इसमें पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, Q बराबर Q नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 0 अपॉन टाउ। तो ई का पावर 0 होता है 1, दिस इज 1, 1 में से 1 गया 0, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, 0। आना भी चाहिए, जब टाइम 0 रहेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा, 0। लेकिन जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ई वाला टर्म जो है, ए वाला टर्म, ए वाला पूरा टर्म, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ई का पावर माइनस टी बाई टाउ क्या होगा, घटेगा। और ये घटेगा तो ये माइनस में है, माइनस हो तो बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब है कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा। ई माइनस में है, खुद पहले एक माइनस लगा हुआ है, ई तो घट रहा है, खुद एक माइनस लगा हुआ है, तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसका मतलब है कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, और टाइम बढ़ते 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 अगर टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि Q बराबर हो जाएगा Q नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी के जगह पे माइनस इन्फिनिटी बाई टाउ। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, तो इसको 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटी लिखिए, 1 बाई इन्फिनिटी लगभग 0 होता है, ई इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी जो है ई का पावर इन्फिनिटी लगभग इन्फिनिटी होगा, 1 बाई इन्फिनिटी कितना होगा, 0। तो दिस इज कम्स आउट टू बी 0, तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q बराबर Q नोट इंटू 1 माइनस 0, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q नोट इंटू Q नोट बने E इंटू सी आ गया। तो हम तो पहले ही बोले थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, और टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। तो अगर हमको ग्राफ बनाना, अगर पूछ दे ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ जो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ऐसे ही इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली यहाँ से, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, तो ऐसे बढ़ेगा 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 ऐसे, और बढ़ते 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 ऐसे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। कब, टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट आ जाएगा। मतलब ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर आप ए वाला चीज़ को टर्म को चेंज कीजिएगा तो ए वाला टर्म चेंज नहीं होगा। मतलब अब टी टेंडिंग टुवर्ड अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस केस में ट्रांजिएंट स्टेट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट आ गया। ठीक है, एक टर्म को चेंज करेंगे तो दूसरा टर्म चेंज नहीं होने वाला है। बताइए, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, 0। टाइम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और कैपेसिटर पे चार्ज भी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे लगभग कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो गया। ऐसे जनरली जो है, अगर हम आपसे पूछे कि एक टाउ पे कितना होगा, 1 टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज होगा कैपेसिटर, 1 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, ये बताइए। तो दिस इज 1 टाइम कांस्टेंट, 1 टाउ मैंने 1 RC के बराबर। तो इस केस में कितना कैपेसिटर चार्ज होगा वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला था Q बराबर Q नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये था हमारा कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला। अब अगर आपको 1 टाउ पे चाहिए तो 1 टाउ पे मतलब टी की जगह पे 1 टाउ रखेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा Q नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 टाउ बाई टाउ, टाउ से टाउ कट गया और कितना आ गया, Q बराबर Q नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई के वैल्यू लिखेंगे 0.37 लगभग आसपास आता है। तो इसको घटाइएगा तो आएगा आपके पास, ये लगभग आएगा 63 आएगा। तो Q नोट इंटू 0.63, ठीक है, 0.63 आया। तो यहाँ पर लगभग 1 टाउ के बाद जो है कैपेसिटर चार्ज होता है, वो होता है हमारे पास कितना, Q नोट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई, या आपको इसको 0.63 इंटू Q नोट लिख सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज का 63% ही चार्ज होगा। टोटल चार्ज अगर होना चाहिए 100%, तो उसका 63% ही जो है टोटल चार्ज हमारा चार्ज होगा, 63% ऑफ Q नोट। ठीक है, 63% होगा 1 टाउ के बाद।
2 टाउ के बाद और ज़्यादा हो जाएगा चार्ज, कितना होगा 2 टाउ के बाद, तो क्यू नोट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 टाउ के बाद 4 टाउ के बाद अगर n टाउ के बाद पूछे n टाउ, तो n टाउ यहाँ पे रखिएगा, टाउ टाउ कट जाएगा और आंसर आएगा q बराबर क्यू नोट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई के पावर कितना n, ठीक है, ये आ जाएगा n टाउ के बाद चार्ज। तो यहाँ पे लगभग 5 टाउ के बाद जो है, 5 टाउ के बाद लगभग मैंने ऐसे देखा जाता है कि 5 टाउ के बाद एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब 5 टाउ के बाद, ठीक है, या 5 RC के बाद कैपेसिटर पे चार्ज क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये 2 टाउ है, 2 टाउ मैंने 2 RC, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर पे चार्ज जो है वेरी करता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला हमें करेंट का वेरिएशन देखना चाहते हैं, करेंट कैसे वेरी करेगा। तो करेंट कैसे वेरी करेगा, देखिए Q बराबर है हमारा कितना, क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन RC, ये है। अगर हम करेंट का वेरिएशन देखना चाहते हैं तो करेंट इज इक्वल टू क्या था, कैपेसिटर पे चार्ज जो है लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो dQ/dt लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस में लिखिएगा, तो dQ/dt मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्यू नोट का तो 0 होगा, तो d इंटू क्यू नोट का 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू नोट इंटू ई का पावर वही होता है, माइनस T/RC ही होता है क्यू ई के पावर का, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, चैन रूल से अंदर का भी करना पड़ेगा, T का 1 होगा माइनस 1/RC, दिस विल बी माइनस 1/RC। तो करेंट आ जाएगा यहाँ पे कितना, करेंट आ जाएगा मेरे पास क्यू नोट बाई RC, ठीक है, क्यू नोट बाई RC इंटू ई के पावर माइनस T/RC, ठीक है। ये हो गया इस तरह का वेरिएशन, ठीक है, ये करेंट का वेरिएशन आ गया, ठीक है। या ऐसे RC को आप टाउ भी लिख सकते हैं, तो I बराबर लिख देंगे क्यू नोट बाई कितना टाउ, ठीक है, इंटू ई के पावर माइनस T/RC, ठीक है, ऐसे। या अगर आप उसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि I बराबर क्यू नोट के जगह पे E इंटू सी था अपॉन RC इंटू ई के पावर माइनस T/RC, तो C और C कट जाएगा और कैपेसिटर पे चार्ज का वेरिएशन आ जाएगा मेरे पास E/R इंटू ई के पावर माइनस T/RC, या ऐसे भी लिख सकते हैं E/R इंटू ई के पावर माइनस T/RC के जगह पे टाउ, ठीक है, टाउ। ये हो गया मेरे पास करेंट का वेरिएशन, ठीक है। कैपेसिटर पे करेंट का वेरिएशन इस तरह से होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ई वाला पूरा टर्म घटेगा, ए वाला टर्म घटेगा, तो करेंट क्या होगा, घटना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा था, तो करेंट भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गया। इस तरह से टाइम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स करेंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लेते हैं कि टाइम 0 रहे, टाइम इक्वल टू 0, तो करेंट कितना होगा, तो करेंट हो जाएगा I इज इक्वल टू E/R इंटू ई का पावर माइनस 0/टाउ, मैंने ई का पावर माइनस 0/टाउ इज़ 1, तो आएगा हमारे करेंट E/R। टाइम 0 था तो करेंट कितना था, E/R था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करेंट क्या होगा, लगातार घटेगा। तो टी टाइम बढ़ाते गए और मान लेते हैं टाइम बढ़ा के 1 टाउ कर दिए, एक टाइम कांस्टेंट, तो एक टाइम कांस्टेंट पे करंट होगा E/R इंटू ई के पावर माइनस 1 टाउ बाई टाउ से टकूट गया और कितना हो गया, तो ये हो गया मेरे पास E/E इंटू आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.37 इंटू E/R, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो शुरुआत वाले करंट से 37% क्या होगा चार्ज, करंट घट जाएगा। शुरुआत वाले करंट से 37% क्या होगा, करंट घट जाएगा, ठीक है। E/R था, 37% हो गया, फिर और कम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और उसी तरह टाइम बढ़ते बढ़ते अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट आ जाएगा मेरे पास आई का वैल्यू कितना होता है, E/R, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी पे अभी जो सॉल्व किए थे 0 आया था, तो करंट कितना आ गया, 0 आना भी चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट घटतेगा, तो घटते टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर हमारा करंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। शुरुआत में करंट कितना था,
तो टाइम जीरो था तो करंट कितना होगा, तो जैसे लिखना वैसे लिखिए, ई बाई आर लिखिए या क्यू नोट बाई आर सी लिखिए या क्यू नोट बाई टाउ लिखिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे करंट घटेगा 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 और घटते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे लगभग करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर 1 टाउ का बात करते हैं, 1 टाउ माने 1 आर सी, तो उस केस में जो करंट है हमारा सर्किट में वो कितना होगा, तो ये होगा मेरे पास 0.37 इंटू ई बाई आर होगा। ठीक है, ये होगा 37% जो है करंट घट जाएगा। ठीक है, अभी टाइम और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर 2 टाउ के बाद पूछे तो 2 टाउ में कितना होगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, ई बाई ई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, 3 टाउ में, तो 3 टाउ में हो जाएगा मेरे पास और कम हो जाएगा ऐसे, ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर आर। और ऐसे टाइम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए लगभग 5 टाउ में जो है 5 टाउ में लगभग जो है करंट एकदम लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है, तो 5 टाउ करंट में जो है लगभग करंट कितना हो जाता है, जीरो। तो इस तरह से जो है करंट जो है टाइम के साथ वेरी करता है उस सर्किट के अंदर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर। क्लियर हो गया, ये जो हमारा सर्किट बनाया है इसके अंदर इस तरह से करंट वेरी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन देख लेते हैं कैपेसिटर के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, चलिए इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बताइए कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है घट रहा है, आप लोग बोलिएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर के क्रॉस, ये हमारा VC है और कोई भी टाइम T पे देख रहे हैं, और ये हमारा बैटरी EMF है E और रेजिस्टेंस है R। और आपको पहले से ही पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगातार घट रहा है, और घटते घटते एक ऐसा समय आएगा करंट कितना हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि इसका EMF यहाँ पे E था और यहाँ का EMF कितना था, Q/C, E माइनस Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था कैपेसिटर के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस आया था Q/C, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, T होगा E माइनस Q/C, यहाँ पे जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके और VR। अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I/R। I कितना है, करंट याद कीजिए कितना था, करंट था मेरे पास कोई भी टाइम T पे, याद कीजिए कोई भी टाइम T पे था E/R इंटू E के पावर माइनस T/RC इंटू R कट गया, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है E के पावर माइनस T/RC। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑफकोर्स VR क्या होगा, घटेगा, VR क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे VR क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब कैपेसिटर के क्रॉस देखना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटर के क्रॉस लिखना है तो कितना लिखेगा, Q/C। Q तो आपको पहले से ही पता है, Q0 इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस T/RC अपन कितना C, ये हो गया मेरे पास। तो Q0 के जगह पे E इंटू C था, तो E इंटू C/C 1 माइनस E के पावर माइनस T/RC, तो C से C कट गया और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास E इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस T/RC, ये आ गया मेरे पास। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा E वाला टर्म घटेगा, E वाला टर्म घटेगा, तो माइनस साइन उसको बढ़ा देगा, तो ऑफकोर्स कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई बोल दे कि कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ और रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, बना देंगे। रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, वैसा ही होगा। T=0 पे EMF कितना होगा, T=0 पे EMF होगा E, T=0 पे EMF होगा कितना E, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E था। कैपेसिटर जो है उस समय शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा था, तो यहाँ भी E था, तो यहाँ भी E था, यहाँ भी E था, तो
ईएमएफ होगा ई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे ऑफकोर्स रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा 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 और घटते 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 कब टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस कोई बोले तो कैपेसिटर के क्रॉस भी बता देंगे। तो कैपेसिटर के क्रॉस और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है तो क्या होगा समझिएगा। शुरुआत में कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा 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 एक्सपोनेंशियली और बढ़ते 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 और टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है उसके क्रॉस फुली चार्ज हो जाएगा, मानी कैपेसिटर के क्रॉस वही ईएमएफ हो जाएगा जो बैटरी के क्रॉस है। और बैटरी के क्रॉस कितना था ई। ठीक है, वही हो जाएगा। चलिए ये था हमारा कैपेसिटर के अंदर जो है चार्ज का वेरिएशन और पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन और करंट का वेरिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्किट के अंदर करंट घट रहा है। लेकिन जब तक करंट फ्लो होगा रजिस्टर के थ्रू तब तक जो है रजिस्टर के अंदर से हीट लॉस होगा, कुछ हीट तो लॉस होगा और वो हीट लॉस होने की रेट है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो रजिस्टर के क्रॉस पावर और कैपेसिटर के क्रॉस पावर को थोड़ा सा जानते हैं कि उसको किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए वेरिएशन ऑफ पावर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर एंड कैपेसिटर कि रजिस्टर और कैपेसिटर के अंदर जो है वो पावर का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले बढ़िया समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर का, तो हमारे पास इस तरह से एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक बैटरी है, कोई भी टाइम टी पे बात हो रहा है और ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है आर और सर्किट के अंदर करंट जो है ऐसे आई है। और आपको पता है यहाँ पे कि सर्किट के अंदर अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। ठीक है, तो अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है तो आपको पहले से ही पता है कि उसके अंदर जो है हीट लॉस होता है। क्या लॉस होता है? ऐसे हीट लॉस होता है। ठीक है, ऐसे हीट निकलता है उस रेजिस्टेंस से। तो ये जो रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर है वो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर होगा वो क्या होगा कि बेसिकली इट इज़ द रेट एट विच हीट इज dissipated through the resistor, रजिस्टर के थ्रू किस रेट से जो है हीट डिसिपेटेड हो रहा है, मैंने बर्बाद हो रहा है, मैंने एनर्जी बर्बाद हो रहा है रजिस्टर के थ्रू। क्योंकि बैटरी जैसे जैसे यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेगा वैसे वैसे रजिस्टर के थ्रू हीट भी लॉस होगा। लेकिन टाइम के साथ करंट घट रहा है तो रजिस्टर के थ्रू हीट भी लॉस भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब तक करंट होगा जब तक हीट लॉस तो होते ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इस रजिस्टर के थ्रू हीट लिखे कितना होगा पावर, तो रजिस्टर के अंदर पावर लिखने का फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है, I² R यही होता है। तो अगर रजिस्टर के थ्रू अगर हमको पावर लिखना है तो हमको पहले से ही पता है कि पावर रजिस्टर के थ्रू इक्वल टू करेंट। रजिस्टर के थ्रू किसी भी टाइम टी पे करेंट आपको पहले से ही पता था कितना था, E/R का होल स्क्वायर इंटू R। E/R नहीं था, E/R इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ था। ठीक है, इंटू उसका होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर आगे मेरे पास रजिस्टर के थ्रू पावर E² बाई R² इंटू ई के पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू आर। आर से आर कट गया और यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू पावर आगे मेरे पास E² बाई R इंटू ई के पावर माइनस 2t बाई टाउ। और दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पावर घटेगा, घटना भी चाहिए क्योंकि सर्किट के अंदर लगातार करंट घट रहा है, रजिस्टर तो फिक्स है आर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रजिस्टर के थ्रू जो करंट है लगातार घटेगा और रजिस्टर के थ्रू करंट घटेगा तो ऑफकोर्स पावर मैंने हीट में लॉस हुई लगातार घटते जाएगा। लेकिन जब तक करंट रहेगा तब तक हीट लॉसेज होते ही रहेगा।
अगर सवाल है कि कितना हीट लॉस होगा, ये सवाल अगर रहे तो कैसे हम निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तो एक बात बताइए कि यहाँ पर हीट निकालना है तो पहले रजिस्टर्स और टाइम के बीच ग्राफ कैसे होगा वो देखिए। टाइम जीरो होगा तो ऑफ कोर्स टाइम जीरो होगा तो पावर कितना होगा, पावर होगा टाइम जीरो रखिएगा तो E² बाई आर। तो रजिस्टर के थ्रू पावर होगा E² बाई आर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पावर घटेगा और करते T इन्फिनिटी समय पे, ठीक है, कितना हो जाएगा, पावर जीरो हो जाएगा रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, मतलब ई वाला जो एरिया होगा पूरा पावर और टाइम का, आप पहले से ही जानते हैं पावर और टाइम का एरिया जो होता है उससे क्या मिलता है हमको, हीट लॉस निकलता है। ठीक है, पावर और टाइम का जो एरिया होता है उससे हीट लॉस निकलता है। तो छोटा सा हम कोई भी टाइम टी पे पावर लिखते हैं और उसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ द हीट लॉस। कहाँ से कहाँ तक, ऑफकोर्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो छोटे से पावर कोई भी टाइम टी पे लिखिए और उस पर dt मल्टीप्लाई कीजिए, वही होगा हमारा हीट लॉस। तो हीट लॉस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पावर, कितना होगा, E² बाई आर इंटू ई के पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक, तो ऑफकोर्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही। ठीक है, तभी ना करंट जीरो होगा सर्किट के अंदर, और सर्किट के अंदर करंट जीरो होगा तो हीट लॉस जीरो होगा। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि हीट निकालिए तो यहाँ पर H बराबर E² बाई आर कॉन्स्टेंट है, ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इंटू dt। अभी तो सबको इंटीग्रेशन आता है, ई का पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप पहले से जानते हैं, ई का पावर x का इंटीग्रेशन होता है, ई का पावर x ही। बस एक काम करते हैं, x के जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर h इक्वल टू हो जाएगा E² बाई आर इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन वही होगा माइनस कितना 2t बाई टाउ। बस एक काम करेंगे, t के जो कोफिशिएंट है माइनस 2 बाई टाउ उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो ऑफकोर्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो हीट लॉस आ जाएगा मेरे पास E² बाई आर इंटू ई कितना हो जाएगा, तो E² ये हो जाएगा मेरे पास, टाउ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ पे, और मेरे को माइनस बचा हुआ है इसको लिखते हैं ऐसे, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई के पावर माइनस जीरो बाई कितना, माइनस 2 नहीं सिर्फ -1। ठीक है, 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई कर ही दिए। ई का पावर इन्फिनिटी जीरो होता है और ई का पावर जीरो 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हीट लॉस आ गया मेरे पास, हीट लॉस आ गया E² टाउ बाई 2r। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। या इसको आप सॉल्व कीजिएगा और तो E² टाउ की जगह पे लिखिएगा आप कितना, E² टाउ की जगह पे, टाउ की जगह पे लिखिएगा RC अपॉन कितना टाउ। तो यहाँ से मेरे पास r पहले से ही r कट गया और हीट लॉस आ गया मेरे पास 1/2 E² C। ठीक है, 1/2 E² C। तो t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे जो है हीट लॉस हो जाएगा मेरे पास E² C/2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, यही था हमारा। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा समझ गया ना, ये आ गया मेरे पास। अच्छा एक बात बताइए कि इस चीज़ को तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ध्यान से देखिए कि जो बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो किसको दे रहा है, कैपेसिटर को। बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो किसको दे रहा है, कैपेसिटर को। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर, ठीक है, अपने अंदर, वो एनर्जी जो है वही एनर्जी जो है क्या करेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो एनर्जी स्टोर करेगा वही एनर्जी जो है रजिस्टर के थ्रू क्या होगा, बर्बाद होगा। ठीक है, इन्फिनिटी समय में। तो E² C बाई कितना आ गया, वही टाउ आ गया, E² C/2 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पावर के वेरिएशन हम लोग देख लेंगे।